Hello everyone. Okay, today we are going to start with a new chapter of physics, oscillation. This is the fourth chapter of your syllabus, oscillation. Okay. In 11th standard we discuss about some basic concepts of circular motion. In 12th standard also you have circular motion as well as rotational dynamics. रोटेशनल डायनामिक्स को हमने डिस्कस किया था. अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऑसिलेशन. तो ऑसिलेशन स्टार्ट करने से पहले ऑसिलेटरी मोशन होती क्या है. जैसे रोटेशनल मोशन का एग्जांपल लेते हो आप, तो रोटेशनल मोशन मीन्स व्हाट, व्हेन द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर पाथ, तो वो सर्कुलर मोशन बन जाती है. एंड व्हेन बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर पाथ देन इट इज़ रोटेशनल मोशन. तो वैसे ऑसिलेटरी मोशन पढ़ने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है हम कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ें. ओके, तो ऑसिलेटरी मोशन जो होती है उसके एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, तो उसके हिसाब से आप गेस कर सकते हो कि वो मोशन का जो फेनोमेना है वो कैसे होगा. फॉर एग्जांपल आप लोग वेव का एग्जांपल लेते हो. वेव इज़ मूविंग लाइक दिस. अब वेव मूव होती है मतलब जो पार्टिकल होता है वो पार्टिकल प्रोसीड नहीं करता है. जब वेव ट्रैवल होती है तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, पार्टिकल ट्रांसफ़र नहीं होता है. तो पार्टिकल के बारे में क्या होता है, ये जो पार्टिकल होता है इट इज़ परफॉर्मिंग दिस टाइप ऑफ मोशन अप एंड डाउन. ओके, आफ्टर दैट आप लोग स्विंग का एग्जांपल लो. स्विंग जब आप झूले पे बैठते हो तो इट इज़ मूविंग लाइक दिस. ओके, झूला जो है इट इज़ मूविंग लाइक दिस. उसके बाद पेंडुलम क्लॉक का एग्जांपल लेते हो तो पेंडुलम भी मूवमेंट कैसे करता है, जब आप उसको यहाँ पे डिस्प्लेस कर देते हो तो इट इज़ परफॉर्मिंग द मोशन लाइक दिस. सो ऑल दोज मोशंस आर ऑसिलेटरी मोशंस. क्या होते हैं, ऑसिलेटरी मोशन. तो ऑसिलेटरी मोशन का स्टडी करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इम्पोर्टेंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन क्या होती है. तो चलो पहले हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक मोशन. व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन देखो, जो भी मोशन होती है वो मोशन यदि खुद को कुछ समय के बाद रिपीट कर रही है तो उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. एक फिक्स इंटरवल के टाइम के बाद, एक फिक्स इंटरवल के बाद वो ऑब्जेक्ट या फिर वो पार्टिकल सेम सेट परफॉर्म करता है, सेम मोशन परफॉर्म करता है, तो उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच इट परफॉर्म्स same set of motion again and again in fixed interval of time. In fixed interval of time is called as periodic motion. Motion of object in which it performs same set of motion. चलो periodic motion में क्या बताया यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेम सेट ऑफ मोशन अगेन एंड अगेन परफॉर्म करता है. फॉर एग्जांपल आप अर्थ का एग्जांपल लो. अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन. 365 डेज के बाद अर्थ फिर से उसके खुद के पोजीशन पे आ जाती है. बराबर है, मतलब ये सन है सपोज और ये अर्थ है. तो 365 डेज के बाद एक सर्कल कंप्लीट हो गया. आफ्टर 365 डेज वो एक सर्कल कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से वो वही मोशन परफॉर्म करता है और वो मोशन भी फिर से क्या होती है 365 डेज में ही कंप्लीट होती है. तो सेम सेट ऑफ मोशन हो गया. ये सेम सेट मतलब क्या हुआ, सर्कल यहाँ पे. तो सेम सेट ऑफ मोशन अगेन एंड अगेन इन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. अब यहाँ पे फिक्स इंटरवल भी है, कौन सा है, 365 डेज का. तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. आप लोग फैन का भी एग्जांपल ले सकते हो. फैन का एक ब्लेड कुछ टाइम के बाद सेम सेट परफॉर्म करता है. उसके बाद आप एग्जांपल ले सकते हो मिनट हैंड का, सेकेंड हैंड का, हावर हैंड का. ओके, आप घड़ी देखते हैं तो घड़ी में आपको पता है कि जो हावर हैंड है वो हावर हैंड 12 आवर्स के बाद
ओके 12 आवर्स के बाद फिर से सेम सेट परफॉर्म करेगा। सेकेंड हैंड के बारे में सोचोगे तो सेकेंड हैंड 60 सेकेंड के बाद सेम सेट ऑफ मोशन परफॉर्म करेगा। सो दोज ऑल आर पीरियोडिक मोशन, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज अ पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन की मैं और एक सिंपल डेफिनेशन बनाता हूँ। क्या बनाया मैंने? पीरियोडिक मोशन, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, the motion which repeat itself, the motion which repeat itself after equal interval of time, after equal interval of time is called as periodic motion, is called as periodic motion। तो मैंने अभी आप लोगों को पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल्स भी बता दिए। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट सन, अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट सन। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने बताया आप लोगों को, फैन परफॉर्मिंग यूसीएम, फैन परफॉर्मिंग यूसीएम, यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। खाली सर्कुलर मोशन नहीं चाहिए, ओनली सपोज वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है तो वो पीरियोडिक मोशन परफॉर्म नहीं करेगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तभी जाके वो पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करती है। उसके बाद हमने एक एग्जांपल और देखा कि जो मिनट हैंड होता है, मिनट हैंड ओके, मिनट हैंड आल्सो परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, मिनट हैंड भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है और वो भी क्या है? पीरियोडिक मोशन है। अब इस पीरियोडिक मोशन के बाद सवाल आता है कि मैंने यहाँ पे बताया आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? तो उस टाइम को हम बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड, और सिंपली वी विल कॉल इट एज अ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? देखो पीरियोडिक मोशन का, सी हियर, टाइम पीरियड मीन्स व्हाट, कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सेट, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सेट। देखो यहाँ पे टाइम पीरियड हमेशा हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। ओके, सो कैपिटल टी इज शोइंग अस अ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या हुआ? टाइम रिक्वायर टू कंप्लीट, टाइम रिक्वायर टू कंप्लीट वन सेट, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सेट ऑफ मोशन, वन सेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। मतलब क्या हुआ? जो भी सेट है, एक सेट, जैसे कि सर्कुलर मोशन में एक सर्कल का एक सेट, तो उस एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सेट ऑफ मोशन। अब जैसे सर्कुलर मोशन में एक रिवॉल्यूशन, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड। उसे हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। सर्कुलर मोशन की केस में यही डेफिनेशन ऐसी आएगी, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सेट ऑफ मोशन की जगह पे आएगा वन रिवॉल्यूशन। ऑसिलेशन में जैसे कि मैंने अप डाउन बोला था, उसे ऑसिलेशन बोला जाता है। तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड। तो कुछ टाइम पीरियड के बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि अर्थ का टाइम पीरियड है 365 डेज। कितना है? 365 डेज। द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सन जो रोटेट होती है, अर्थ जो रोटेट होती है अबाउट द सन, उसका टाइम पीरियड है 365 डेज। उसके बाद आप देखोगे कि मिनट हैंड का मैंने एग्जांपल दिया। मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड कितने टाइम में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है? कैन यू टेल मी? मिनट हैंड को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 1 घंटा लगता है, दैट इज़ 1 आवर। सो 1 आवर मतलब ये हो गया हमारा हाउ मेनी सेकेंड्स? 1 आवर मीन्स 1 इंटू 60 मिनट्स। इज इट क्लियर? 60 मिनट मतलब इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में, तो 3600 सेकेंड्स लग जाते हैं एक और रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड। उसके बाद आप सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड निकालोगे तो वो होता है 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में ही एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है सेकेंड हैंड का। हावर हैंड का निकालोगे तो 12 आवर्स, 12 आवर्स को कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, तो 12 आवर्स इंटू 3600 जो भी कैलकुलेशन में आएगा वो। सो टाइम पीरियड का मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन होती क्या है। ओके, तो ऑसिलेशन
पढ़ने के लिए हमें ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है वो समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने अभी जो एग्जांपल्स दिए थे आप लोगों को कि वेव का जो पार्टिकल होता है वो अप एंड डाउन मूव करता है। उसके बाद स्विंग मशीन, ओके, स्विंग मशीन का एग्जांपल आप लोगे तो स्विंग मशीन का जो टिप होता है, ओके, जो नीडल होती है वो नीडल कंटिन्यूसली अप डाउन रेसिप्रोकेट होती है। क्या होती है? रेसिप्रोकेट भी बोला जाता है अप डाउन को। तो जो नीडल होती है स्विंग मशीन की नीडल, उस नीडल का टिप आप देखोगे तो टिप जो होता है वो कंटिन्यूसली अप एंड डाउन होते रहता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑसिलेशंस। उसे क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। उसके बाद आप मोटर का इंजन लोगे, किसी भी कार या फिर किसी भी मोटरसाइकिल का इंजन लोगे तो उसमें एक होता है, ये होता है सिलेंडर, और इस सिलेंडर में एक होता है पिस्टन। तो ये पिस्टन भी कंटिन्यूसली अप डाउन होते रहता है। इज इट क्लियर? तो इस अप डाउन मोशन को भी हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। तो ये जो होता है अप डाउन, ओके, ये अप डाउन, और हॉरिजॉन्टली जब सपोज ऐसे रेसिप्रोकेट होता होगा तो उसे हम बोलते हैं टू एंड फ्रो। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है? देखो यहाँ पे, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द सेम फिक्स पाथ। एक फिक्स पाथ पे वो पार्टिकल टू एंड फ्रो या फिर अप एंड डाउन मूव करता है तो उसे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन की एक सिंपल डेफिनेशन हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। देखो यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन क्या हुई? देखो, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन और टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ object, to and fro motion of object along same fixed path, along same fixed path is called as oscillatory motion। उसे हम क्या बोलते हैं? oscillatory motion। ओके, अप एंड डाउन और टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन और टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग सेम फिक्स पाथ इज कॉल्ड एज अ ऑसिलेटरी मोशन। उसे हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए आप लोगों को, स्विंग का एग्जांपल दिया, पेंडुलम क्लॉक का एग्जांपल दिया, उसके बाद स्विंग मशीन का एग्जांपल दिया, और एग्जांपल्स वेव के जो पार्टिकल्स है, दो पार्टिकल्स। उसके बाद मैं और एक एग्जांपल देना चाहूँगा। सपोज मैंने यहाँ पे एक स्प्रिंग ले ली और इस स्प्रिंग को एक ब्लॉक अटैच किया और उस ब्लॉक को मैंने नीचे खींचा। नीचे खींचने के बाद जब मैं उसको रिलीज़ कर दूँगा तो ये रिलीज़ करने के बाद आप लोग देखोगे कि ये ब्लॉक अप एंड डाउन मूव करेगा। तो ये मोशन भी है, जो स्प्रिंग को जो ब्लॉक मैंने अटैच किया है तो वो ब्लॉक का जो मोशन होगा, दिस मोशन इज ऑल्सो ऑसिलेटरी मोशन। ओके, तो ऑसिलेटरी मोशन का डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग जब ऑसिलेटरी मोशंस के कुछ पार्ट्स पढ़ोगे, कुछ फंडामेंटल, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ोगे तो आप लोगों को ये पता पड़ेगा कि वो फिजिकल क्वांटिटीज़ रिलेटेड टू सम साइन कॉस फंक्शंस, साइन एंड कॉस फंक्शंस। अब कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ? जैसे आप लोगों ने रोटेशनल मोशन में कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखा? देखो, सर्कुलर मोशन जब परफॉर्म करता है तो हमने देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ है। वैसे इस ऑसिलेटरी मोशन में भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ इंट्रोड्यूस होंगे और वो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो है डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद है वेलोसिटी और उसके बाद है एक्सेलरेशन। अब जब हम इन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे तो आप लोगों को ये पता पड़ेगा कि इन इक्वेशंस में जो फॉर्मूलेज आने वाले हैं वो फॉर्मूलेज में साइन एंड कोसाइन फंक्शन, मतलब साइन एंड कोसाइन, ओके, साइन एंड कॉस, साइन एंड कॉस इंट्रोड्यूस होगा। और ये साइन एंड कॉस के जब आप लोग ग्राफ देखोगे, ग्राफ आप लोगों ने देखे भी होंगे, तो ये ऐसे होते हैं, ये साइन का है फिर और ये कॉस का है, तो ये साइन एंड कोसाइन के ग्राफ है। तो ये जो होते हैं ये ऑसिलेट होते हैं और इन्हें हार्मोनिक फंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्मोनिक फंक्शन। तो हम इस ऑसिलेशन चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पढ़ने जा रहे हैं वो हार्मोनिक मोशन। कौन सी मोशन पढ़ेंगे? हार्मोनिक मोशन। तो हार्मोनिक मोशन के दो टाइप्स है,
हार्मोनिक मोशंस के दो टाइप है। हार्मोनिक मोशन क्यों बोला जाता है ये समझ में आ गया आप लोगों को। मैंने क्या बोला कि जब आप ऑसिलेशन पढ़ोगे तब उसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का पार्ट आएगा। उन पार्ट्स को जो पढ़ना है तब उसमें कुछ फॉर्मूलेज होंगे, उस फॉर्मूलेज में साइन कॉस के जो फंक्शंस आएंगे वो फंक्शंस उस फॉर्मूले के रिप्रेजेंट करेंगे, और साइन एंड कॉस फंक्शंस को हार्मोनिक फंक्शन कहा जाता है, इसीलिए इसे हार्मोनिक मोशन भी कहा जाएगा। तो ऑसिलेशन में हमको पढ़ना है, वन है सिंपल हार्मोनिक, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सी मोशन पढ़नी है? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और दूसरी यहाँ पे पढ़नी है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पढ़ने में, लेकिन जब आप सिंपल हार्मोनिक लीनियर वाला पार्ट पढ़ोगे तो जस्ट उसको आप लोगों को एनालॉजी करनी है। जैसे एनालॉजी हमने रोटेशनल डायनामिक्स में देखी थी, वैसी एनालॉजी यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो हमें इंपॉर्टेंट कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना। चलो मैं इन दोनों के एक एक एग्जाम्पल बता देता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। चलो मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग ली, उस स्प्रिंग को एक ब्लॉक अटैच किया और उस ब्लॉक को एक टेबल पे रखा। टेबल के रखने के बाद एक बात की मैं ध्यान रखूँगा कि वो टेबल जो है फ्रिक्शनलेस है, मतलब ब्लॉक और टेबल के सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब मैं इस ब्लॉक को यहाँ पे खींचता हूँ, मतलब फोर्स अप्लाई करता हूँ। फोर्स अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आने के बाद मैं उसको रिलीज़ कर देता हूँ। आफ्टर रिलीजिंग व्हाट हैपन कि ये ब्लॉक यहाँ से निकल के यहाँ तक आएगा। क्या वो यहाँ पे आके रुकेगा? नहीं, इनर्शिया की वजह से वो यहाँ पे मूव होगा और स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करेगा। फिर से स्प्रिंग उसको आगे ढकेलेगी, तो दिस ब्लॉक इज मूविंग लाइक दिस। ओके, इसका मोशन जो है एक स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है। कैसे हो रहा है? स्ट्रेट लाइन पे। तो मतलब ये ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट कर रहा है मतलब ये कौन सी मोशन हो गई? हार्मोनिक मोशन हो गई। कौन सी मोशन हो गई? हार्मोनिक मोशन। अब ये स्ट्रेट लाइन में मूव होता है, स्ट्रेट लाइन में मूव होता है, इसीलिए इसे कहा जाएगा लीनियर मोशन। सो इसीलिए ये एग्जाम्पल है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का। बिकॉज ऑल द पार्टिकल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आर परफॉर्मिंग simple harmonic motion along a same fixed path, along a same fixed path in a straight line. All the particles are performing simple harmonic motion. All the particles are performing simple harmonic motion along the same fixed path in a straight line. Along the same fixed path in a straight line is called as a linear simple harmonic motion. अब angular simple harmonic motion की जब मैं बात करता हूँ तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने क्या किया, एक पाइप लिया, वो पाइप ऐसा है, हॉलो पाइप ले लिया और उस पाइप का एक एंड यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मैंने यहाँ पे एक स्प्रिंग डाल दी, अंदर एक स्प्रिंग डाल दी और इस स्प्रिंग में एक सर्कुलर डिस्क डाल दी, ऐसे पकड़ो, सर्कुलर डिस्क डाल दी। ओके, अब मैं ये एज्यूम करता हूँ कि इस डिस्क का जो आउटर सरफेस है और पाइप का इनर सरफेस है, इसमें भी फ्रिक्शन नहीं है। जब मैं इस डिस्क को यहाँ पे डिस्प्लेस करता हूँ, मतलब यहाँ पे खींचता हूँ, खींचने के बाद मैंने यहाँ पे आने के बाद छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद ये कैसे मोशन परफॉर्म करेगा? लाइक दिस। इज इट क्लियर? तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस बन रहा है? दिस वन इज परफॉर्मिंग अलोंग द स्ट्रेट पाथ एंड दिस इज परफॉर्मिंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ का सेक्शन है ना, तो सर्कुलर पाथ में मोशन परफॉर्म कर रहा है। सच मोशन इज कॉल्ड एज अ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? द मोशन इन विच ऑल द पार्टिकल ऑफ ऑब्जेक्ट, all the particle of object performing simple harmonic motion along the same circular path, along the same circular path, और ऐसे भी बोल सकते हो along the fixed path in a circular manner, along the fixed path in a circular manner is called as a angular simple harmonic motion, angular simple harmonic मोशन। दोनों का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हो गई हमारी बेसिक चीज़ें। तो यहाँ पे हमें अब डिटेल में पढ़ना है ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने के लिए उसके लिए इम्पॉर्टेंट जो है कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन क्या है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसका मतलब हम इन शॉर्ट हम उसके मोशन के बारे में, मोशन रिलेटेड क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब पार्टिकल ऑसिलेट होता है तो उसमें एनर्जी के जो वेरिएशंस होते हैं, तो एनर्जी कैसे वेरी होती है
वो बाद में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैं डेफिनेशन बनाना चाहता हूँ, जो डेफिनेशन हमें एग्जैक्ट फिजिकल मीनिंग बताएगी। तो चलो लेट अस स्टार्ट विथ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। शॉर्ट में हम इसको अब बोलेंगे लीनियर एसएचएम। क्या बोलेंगे? लीनियर एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इस पार्ट को समझने के लिए आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें नोन होना ज़रूरी है। चलो वो पहले मैं बता देता हूँ। जैसे कि चलो मैं एक चीज़ यहाँ पे रबर बैंड के केस में समझा देता हूँ। मैंने एक रबर बैंड लिया, अब रबर बैंड को मैं जब खींचता हूँ, यहाँ पे मैं जब फोर्स लगाता हूँ तो ये स्ट्रेच हो जाता है। अब स्ट्रेच होने के बाद इसमें जो एटम्स होते हैं वो एटम्स डिस्टर्ब हो जाते हैं मतलब उनका दो एटम के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो इन शॉर्ट वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसे समय पे वो एटम्स क्या करते हैं, ये फोर्स लगाने के बाद ये इसके अपोजिट में एक फोर्स लगाते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर हैविंग अ इलास्टिक प्रॉपर्टी। रबर बैंड हैज़ अ इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो जितना फोर्स नीचे लगाया उतना ही फोर्स वो ऊपर लगाता है। तो इस फोर्स को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। क्यों रिस्टोरिंग फोर्स बोलते होंगे? क्योंकि इस फोर्स की वजह से इसका शेप बदल गया था। इसे हम बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। क्या बोलते हैं? अप्लाइड फोर्स, और इसे डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोला जाता है। अप्लाइड फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करता है। डिफॉर्म करना मतलब शेप साइज को चेंज करना। तो इस अप्लाइड फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोलते हैं। जब भी आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट होता है जो एटम्स, इंटरनल एटम्स जनरेट करते हैं। उसे हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स और सिंपली इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये रिस्टोरिंग क्यों बोला होगा? क्योंकि ये फोर्स, ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स उन एटम्स को उनके ओरिजिनल पोजीशन में लाने का काम करता है, रिस्टोर करता है, उनको जगह पे लाने का काम करता है, इसीलिए उन्हें बोला जाता है रिस्टोरिंग फोर्स। सो व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट दे आर प्रोड्यूसिंग द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। इज इट क्लियर? अब इस इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स का कंसेप्ट आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होता कितना है? अब वी आर गोइंग टू डील विद स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो ये है हमारी स्प्रिंग। चलो यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक लगाया, ब्लॉक नहीं लगाता, चलो यहाँ पे मैं फोर्स लगाता हूँ। अब इस फोर्स की वजह से सपोज इसका जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स अमाउंट से हो गया। ओके, कितने अमाउंट से हो गया? एक्स अमाउंट से। तो यहाँ पे एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। अब जो ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होता है, दिस इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इस इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स का जब आप देखोगे तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट देखना है आप लोगों को। देखो इट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट कैसा है? इट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आप लोग एक चीज़ गेस कर सकते हो कि जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो किसी को ये ट्रबल नहीं है कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन क्यों है। डायरेक्ट प्रपोर्शन में एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। तो मैं यहाँ पे सिंपली कह सकता हूँ कि जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब जबकि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड और अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। लेकिन बी केयरफुल कि आप लोगों को अप्लाई करते समय इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में सोचना है। किसके बारे में? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में। तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। और एक बात आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगी कि जिस डायरेक्शन में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली आप लोगों को बोलना है कि दिस इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकालना है और मुझे डालना है के, मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट को डाल दिया x इंटू एक्स। ओके, तो F इज इक्वल्स टू के एक्स। अब एक बात मुझे थोड़ी सी खटक रही है कि जब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे की अपोजिट है तो उन अपोजिट साइन को रिप्रेजेंट, अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन दे देता हूँ। तो नेगेटिव साइन देने के बाद एक चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ जाएगी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट। नेगेटिव साइन हमेशा यही इंडिकेट करता है।
ओके कि फिजिकल मैकेनिक्स जो आप पढ़ते हो तो ये नेगेटिव साइन डायरेक्शन के बारे में ही बोलता है। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर। और इस के को हम बोलते हैं स्टीपनेस। क्या बोलते हैं? स्टीपनेस। और इसे बोला जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्टीपनेस भी बोला जाता है और स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोला जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्प्रिंग में कितना फोर्स जनरेट होगा? -kx। और मैग्नीट्यूड कितना होगा? kx। मैग्नीट्यूड मतलब हम साइन का नहीं सोचेंगे, साइन का विचार नहीं करेंगे, साइन के बारे में सोचेंगे ही नहीं, तो मैग्नीट्यूड आएगा और मैग्नीट्यूड होता है kx। लेकिन जब साइन के साथ देखना है तो f इज इक्वल्स टू होता है -kx। k इज द स्टीपनेस और स्प्रिंग कांस्टेंट। ये जो स्टीपनेस होता है ये एक स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है। स्प्रिंग की प्रॉपर्टी मतलब स्प्रिंग के मटेरियल की प्रॉपर्टी है। वो डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा है, जितना ज़्यादा हमें परेशानी होगी इसे स्ट्रेच करने में उतना उसका के ज़्यादा होगा। इज इट क्लियर? मतलब मटेरियल पे डिपेंड करेगा। रबर लिया और स्टील की स्प्रिंग ली, रबर तो इजीली स्ट्रेच हो जाएगा तो उसका के कम रहेगा, और स्टील का स्प्रिंग लिया तो उसको ज़्यादा फोर्स लगता है ना, तो उसका के ज़्यादा रहेगा। जैसे सस्पेंशन स्प्रिंग रहते हैं बाइक और कार्स को, उनके सस्पेंशन स्प्रिंग का के बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब स्टीपनेस और स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा रहता है। तो आप लोगों को यहाँ पे के बारे में और स्प्रिंग में कितना फोर्स जनरेट होता है इसके बारे में समझ में आया होगा। ओके, रिस्टोरिंग फोर्स एंड जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है उसके बारे में आप लोगों को समझ में आया ही होगा। तो अब हम चलते हैं कि लीनियर SHM का डेफिनेशन प्रिपेयर करने, मतलब लीनियर SHM का मुझे डेफिनेशन बनाना है। तो डेफिनेशन बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। तो उस स्टडी के लिए मैं अब क्या करता हूँ, चलो एक टेबल लेता हूँ, उस टेबल पे एक स्प्रिंग लेता हूँ और देखो यहाँ पे अभी ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग को मैंने एक ब्लॉक को अटैच कर दिया, जिस ब्लॉक का मास है m इतना, ब्लॉक का मास कितना है m इतना, और उस ब्लॉक को मैंने फ्रिक्शनलेस टेबल पर रख दिया। किस पे रख दिया? फ्रिक्शनलेस टेबल। मैं फ्रिक्शनलेस बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फ्रिक्शन का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, मैं फ्रिक्शन को यहाँ पे इंटरफेयर करना नहीं चाहता हूँ। तो मैंने एक फ्रिक्शनलेस टेबल लिया और उस फ्रिक्शनलेस टेबल पे एक ब्लॉक लिया जिस ब्लॉक का मास है m और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज स्टीपनेस है k। चलो, जब मैं इस ब्लॉक को इजीली पकड़ के छोड़ देता हूँ, मतलब इन दिस केस देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक, इस केस में कोई भी फोर्स इस ब्लॉक पे एक्ट नहीं है, तो इसे हम बोल सकते हैं रेस्ट पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोल सकते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये है अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मीनिंग क्या हुआ कि देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक पे कौन से भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। अब मैं इस ब्लॉक को फोर्स अप्लाई करके राइट साइड को खींच लेता हूँ। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द फोर्स F, आई एम गोइंग टू अप्लाई द फोर्स F ऑन दिस ब्लॉक टू मूव इट टूवर्ड्स राइट साइड। राइट साइड को मूव करना है मुझे, तो राइट साइड को मूव करने के लिए देखो क्या होगा, स्प्रिंग स्ट्रेच होने के बाद ऐसी बनेगी कुछ, वही ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है थोड़ा ज़्यादा हो गया, ओके, इस ब्लॉक का ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये राइट साइड में मैंने लिया x, हाउ मच आई डिस्प्लेस इट, x अमाउंट से मैंने इसको डिस्प्लेस किया विद द हेल्प ऑफ फोर्स। यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया था। तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कौन से साइड में होगा? डिस्प्लेसमेंट कौन से साइड में है? राइट साइड में। डिस्प्लेसमेंट इज टूवर्ड्स राइट साइड, इज इट क्लियर? और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कौन से साइड में है? टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे F इज इक्वल्स टू माइनस kx बनेगा। अब मैं जब इसको रिलीज कर दूंगा तो ये यहाँ पे आके ओके इट विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड में आके ये इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में रुकेगा क्या? नहीं, इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से ये रुकेगा नहीं। तो क्या होगा, ये यहाँ पे मूव करेगा और मूव करने के बाद सपोज ये यहाँ पे आ जाता है। एक बात याद रखो, जितना आप यहाँ से उसको स्ट्रेच किए हैं उतना ही वो यहाँ पे रिटर्न आएगा। मतलब जैसे कि ये x है,
तो उतने ही डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा। देखो ये ब्लॉक यहाँ पे आएगा, ओके मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, अभी यहाँ पे मीन पोजीशन से मैंने डिस्प्लेसमेंट मेजर किया था, देखो यहाँ से यहाँ एरो दिखाया, अब ये यहाँ से यहाँ तक आने वाला है, ये भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x ही होगा। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि मैंने जो फोर्स लगाया था इस केस में वो राइट साइड में था, लेकिन अब यहाँ पे जब कॉम्प्रेस हुआ तो एक्सटर्नल फोर्स जो लेफ्ट को लग रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे होगा, राइट साइड में। कहाँ पे होगा, राइट साइड में। डिस्प्लेसमेंट है लेफ्ट साइड में, रिस्टोरिंग फोर्स है राइट साइड में। तो इन ऑल द केसेस, इन ऑल दोज केसेस, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दे आर एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन बताया उस एक्सप्लेनेशन के बारे में क्या क्या समझा है आप लोगों को। देखो ये डिस्प्लेस टूवर्ड्स राइट साइड, डिस्प्लेस टूवर्ड्स राइट, डिस्प्लेस टूवर्ड्स राइट, और ये यहाँ पे डिस्प्लेस टूवर्ड्स लेफ्ट। ओके, ये लेफ्ट साइड में। सो यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन के बारे में क्या क्या बोलूँगा। देखो, कंसिडर द ब्लॉक ऑफ मास m in the equilibrium position, it is shown. After that, when you apply the force on this block, it will displace towards the right side. In this case, the internal restoring force is acting towards the left side and displacement is towards right side. Whenever you are releasing this block, this block will move towards left side, but it will not stop at equilibrium position because of inertia. Okay, so when it displaces towards the left side, it displaces by an amount x. जितना यहाँ पे डिस्प्लेस किया था उतना ही होगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ओके, तो इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट इज टूवर्ड्स लेफ्ट साइड एंड इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज टूवर्ड्स राइट साइड। ओके, तो इन ऑल दोज केसेस हमने क्या देखा कि जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है इट इज इक्वल्स टू, जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। बट आप लोग यहाँ पे एक चीज़ गेस करो, कौन सी चीज़ गेस करनी है। देखो यहाँ पे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पे राइट साइड को खींचा था, तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स था ये, मैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स की बारे में बात कर रहा हूँ। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ये कहाँ पे था, टुवर्ड्स राइट। तो मैं इसको, इस पोजीशन को जो इक्विलिब्रियम पोजीशन बोली है वो इन दोनों के लिए सेंटर में, तो इसे मैं बोलता हूँ मीन पोजीशन। क्या बोलता हूँ इसे, मीन पोजीशन। ये जो लाइन है ये मीन पोजीशन की तरफ है, मतलब इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो कहाँ पे लग रहा है, मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है। अब यहाँ पे जब इस ब्लॉक यहाँ लेफ्ट साइड में आया तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कौन से साइड में था, राइट साइड में। तो ये हो गया हमारा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन बोथ द केसेस इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स किसकी तरफ एक्ट कर रहा है, मीन पोजीशन की तरफ। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ एक्ट कर रहा है, मीन पोजीशन की तरफ। तो चलो, मैंने तो ये बात पहले आप लोगों को समझा दी थी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब मैं ये एक्स जो है प्रोपोर्शनल साइन निकाल देता हूँ। एफ इज इक्वल्स टू आया माइनस के एक्स, एफ इज इक्वल्स टू क्या आया, माइनस के एक्स। अब और यहाँ पे एक क्वांटिटी, यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया है, उसको मैं छोड़ देता हूँ। अब बाय न्यूटन्स लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या है, F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, यस, जब मैं ब्लॉक को छोड़ दूंगा तो ये स्पीडली यहाँ तक मूव करेगा तो एक्सेलरेट होगा ना। और ये ब्लॉक का मास हमारे पास कितना है, m इतना मास है इस ब्लॉक का, m। तो ये एक्सेलरेट करेगा तो उस पर इतना फोर्स एक्ट करेगा। तो मैं जब यहाँ पे ma डाल देता हूँ, F इज इक्वल्स टू ma, तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स। a इज इक्वल्स टू फिर से क्या हो जाएगा, माइनस के अपॉन m एक्स। अब दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा ध्यान से देखो। F इज इक्वल्स टू ma और F इक्वल टू माइनस के एक्स। मैं a को यहाँ पे रखा, माइनस के अपॉन m। अब आप देखोगे तो k कांस्टेंट था, मास भी कांस्टेंट रहेगा, मोशन कैसे भी हो मास बदलेगा क्या, नहीं। तो k अपॉन m भी कांस्टेंट है। तो इस केस में मुझे क्या पता पड़ रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे भी क्या पता पड़ रहा है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और acceleration is directly proportional to displacement. Is it clear?
तो यहाँ से इस लीनियर एसएचएम से मुझे एक बात समझ में आ गई कि फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर डायरेक्टिंग टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में है। तो मैंने यहाँ पे अभी बताया था कि फोर्स जो है वो हमेशा कहाँ पे ऐड कर रहा है? टूवर्ड्स मीन पोजीशन। यहाँ पे भी नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता होगा? फिर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टिंग टूवर्ड्स मीन पोजीशन। इस केस में वो यहाँ आने की कोशिश कर रहा है, इस केस में वो यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों ही केस में वो मीन पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो फोर्स इज डायरेक्टिंग टूवर्ड्स मीन पोजीशन और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टिंग टूवर्ड्स मीन पोजीशन। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट मेजर फ्रॉम मीन पोजीशन। ये डिस्प्लेसमेंट मैंने कहाँ से मेजर की है? मीन पोजीशन से। तो मुझे लीनियर एसएचएम की सिंपल डेफिनेशन बन गई। उस लीनियर एसएचएम की डेफिनेशन मैं कैसे लिख रहा हूँ? देखो यहाँ पे अभी लीनियर एसएचएम, देखो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द मोशन इन विच फोर्स और एक्सेलरेशन is always directed towards mean position, and its magnitude is directly proportional to displacement measured from mean position, तो चलो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की। लीनियर एसएचएम, ओके देखो यहाँ पे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द मोशन in which फोर्स और एक्सेलरेशन, देखो दोनों ही फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों ही मीन पोजीशन की तरफ ऐड कर रहे हैं। सो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द मोशन इन विच फोर्स और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, मतलब फोर्स एंड एक्सेलरेशन दोनों ही मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। एंड और एक चीज़ बतानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड के बारे में, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट मेजर फ्रॉम मीन पोजीशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। जब आप लोग डेफिनेशन बनाओगे तो कभी भी इक्वेशन का यूज़ किया करो, तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे कैसे मैंने लिखा है f = -kx और a = -k/x, तो यही से पता पड़ता है कि ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट भी अपोजिट है। तो अपोजिट के बारे में नहीं बताना है आप लोगों को बताना क्या है कि फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, एंड दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। बट x क्या है? इट इज द डिस्प्लेसमेंट मेजर फ्रॉम मीन पोजीशन। अंडरस्टैंड? सो दिस इज अबाउट द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसकी डेफिनेशन। थैंक यू। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के जो इक्वेशंस है वो उस इक्वेशंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रिपेयर करेंगे। थैंक्स।